हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। अपने इस चैनल पर हम 71st बीपीएससी के लिए 71st बीपीएससी, आपको पता है ना उसकी डेट क्या है? 13 सितंबर। 13 सितंबर को होने वाली 71वीं बीपीएससी के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं। जो हमने नई पढ़ाई कर रखी है, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम प्रिडिक्ट जो आ सकते हैं, जिनके आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, अब हमारे पास पीवाईक्यूज ही करने का टाइम है। और जिन्होंने किसी वजह से प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रखी है या जिन्होंने कर भी रखी है, उनका रिवीजन भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक, रिवर्स इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग है ये। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उससे हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, रादर देन कि कंसेप्ट बिल्ड करके हम फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी कि चैप्टर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फिर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, चैप्टर पढ़ने से बाद हम क्वेश्चन नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अब हम ये हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम ये है कि हम क्वेश्चन पढ़े और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को हम देख लें, और बाकी के पूरे चैप्टर को हम देखने नहीं जा रहे हैं। जैसे अब हमने क्या किया कि बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कर लिया, बायोलॉजी का सेक्शन है। ठीक, तो हमने क्या किया, उसको ये 16 सेक्शन में आपको बांट के दिखाया है। ठीक, ये 16 सेक्शन में हमने बांटा हुआ है। पूरी पूरी जो फिजिक्स आती है, फिजिक्स सेक्शन जो आपकी साइंस में आती है बीपीएससी में, उसको 16 सेक्शन में बांट रखा है। उसमें हमने लेक्चर 1 में क्या कर लिया था? मेजरमेंट एंड यूनिट। अब हम मेजरमेंट एंड यूनिट का फिजिक्स का बुक उठा के नहीं पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं उनको देख रहे हैं। ठीक, तो लेक्चर 2 में उसी तरीके से हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा, स्केल्स जो होती हैं जिनसे मेजरमेंट करते हैं उनके बारे में देखा। और नाउ ऑन हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम मैकेनिक्स देखेंगे। ठीक, तो मैकेनिक्स लेक्चर में हम 17 क्वेश्चन के करीब में करेंगे। और जो 17 क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी में, किसी भी एग्जाम में, पीसीएस में और भी जो भी एग्जाम होते हैं टीचर वगैरह में, सबको क्वेश्चन को हमने एक जगह क्लब करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि फर्दर जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे जो डेराइव क्वेश्चन है उनको हम कर रहे हैं, ताकि हम एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको हम करने के लिए तैयार हो सके। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर 3 है मैकेनिक्स का अब। और उसमें 17 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि करना शुरू कर रहे हैं। गूगल प्ले पे हमारा ये ऐप है, सिलेक्ट सिविल्स नाम से ऐप है। जाइए और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि लास्टली 15 दिन में मात्र 749 रुपये में कंप्लीट बीपीएससी। इस 15 दिन में आप साल भर पढ़ाई किए नहीं किए हैं, आखिरी 15 दिन में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आखिरी 15 दिन आप हमसे जुड़ गए, मेहनत कर दिया, 10 घंटे पढ़ाई कर दी, 10 घंटे सारी चीज़ें फिजिक्स किसके बारे में, क्वांटिफाई करने के बारे में। तो अगर आप प्रॉपर क्वांटिफाई कर लेंगे, 10 घंटा पर डे, 15 दिन, 150 घंटा आपने पढ़ लिया। सिर्फ 150 घंटा, अगर 20 दिन है, आप ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आज से 20 दिन है, 200 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, प्रीलिम्स खत्म। बाकी आपने साल भर कितना इधर उधर घूमा, कुछ नहीं। हम 200 घंटे क्वांटिफाई करके डिवाइड करके आपको इस पूरे कोर्स में दे रहे हैं। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। और आप भी ज्वाइन करिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी एक चीज़ पर स्टक करिए, आप दाएं बाएं घूमने का टाइम नहीं है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ। कहीं पर भी एक कोई किताब पकड़ लीजिए, एक कोई चैनल पकड़ लीजिए, कोई टीचर, कुछ भी एक पकड़िए। ये नहीं कि आधा इनका देख लें आधा उनका देख लें। अब मैं मैकेनिक जो पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा मैकेनिक्स में आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं। इसके बाहर अगर नहीं आया, इसके बाहर से अगर आ गया, तो आप नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक, हमारा यही अप्रोच है कि इसके बाहर से जो स्लाइड दे रहे हैं उससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। जो नहीं आया, जो आ गया तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे और कट ऑफ से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों का, जो बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न होते हैं, जिनको पता चला कि 1% 2% लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें से आधे परसेंट लोग सही कर रहे हैं, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करती हैं। आसान क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक, गैलीलियो वेलोसिटी की डिफिनीशन सबसे पहली बार किसने दी? अगर ये आप गलत करके चले जा रहे हैं मैकेनिक्स में, तो कोई मतलब नहीं कि पूरा आप न्यूटन लॉ समझ रहे हैं। आपको आसान क्वेश्चन नहीं गलत करना है, और हम आसान क्वेश्चन को आसान तरीके से बता रहे हैं। और उससे रिलेटेड जो आसान क्वेश्चन है उनको भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 मैकेनिक्स। ठीक, मैकेनिक्स में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो इस्तेमाल करता है न्यूटन के तीसरे नियम को। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, तो इसका मतलब न्यूटन के पहले और दूसरे नियम भी होंगे। ठीक, तो आपको पता है कि इंटायर मोशन, जिसको मैकेनिक्स में एक्चुअली हम किस चीज की मोशन करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं? मोशन की। ठीक, और इंटायर जो मोशन होता है वो एक और सिंगल एक चीज से डिफाइंड होता है, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन बॉल के नीचे गिरने से लेकर के प्लैनेट के रिवोल्यूशन सन के अराउंड, रॉकेट के लॉन्चिंग से लेकर के सिंपली किस दूर पर किसी गोले को फेंकना, रॉकेट को लॉन्च करना, मिसाइल को लॉन्च करना, ये सारा कुछ सिंगल हैंडेडली कौन डील करता है? न्यूटन्स के 3 नियम। ठीक, वो 3 नियम कौन कौन से हमको देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा यूज करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। जो कोई 2 लॉ नहीं जानता वो तीसरा लॉ तो जरूर जानता होगा कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लॉ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ एक्शन से क्या सेंस है? फोर्स। एक्शन मतलब फोर्स, यानी कि हर एक फोर्स की, हर एक एक्शन का मतलब हर एक फोर्स का एक इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। रिएक्शन भी क्या होता है? फोर्स ही होता है। एक्शन भी फोर्स होता है और रिएक्शन भी क्या होता है? फोर्स होता है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है इसमें, इन चारों में से जो यूज करता है इसका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का? आर्चरी का।
तो आर्चरी में क्या होता है, ऑब्वियसली धनुष चलाते हैं, ठीक। ये ऐसे ये ऐसे धनुष होता है, ये एक सेकंड, ये आर्ट मेरी थोड़ी नहीं सही है। कैसे होता है, ये वो होती है और उसका ये स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग पीछे जाती है और वो क्या करती है, धक्का देती है किसको, एरो को आगे की तरफ। तो यानी कि हम स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं, तो एरो स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रही है, तो बदले में स्ट्रिंग भी क्या कर रही है, एरो पर फोर्स लगा रही है, और जितना आप पीछे खींच रहे हैं एरो को, वो उतना आगे ढकेल रही है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि तीसरा लॉ दिख रहा है कि नहीं, हर एक एक्शन, यानी एक्शन मतलब स्ट्रिंग को पीछे करना, और उसका रिएक्शन यानी एरो का आगे बढ़ना, इक्वल और अपोजिट होगा। तो यहाँ दिख रहा है आर्चरी में यूज होता है। स्पेस रॉकेट क्या होता है, इस रॉकेट कैसा होता है, ऐसे रॉकेट होता है ना, ये उसका नोजल होता है, और यहाँ से उसकी एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है। ये जितनी स्पीड से नीचे की तरफ भगेंगी, जितनी स्पीड से ये गैसेस नीचे की तरफ भगेंगी, उतनी स्पीड से रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्पेस रॉकेट में भी यूज होता है। वेंचुरी मीटर, अब वेंचुरी मीटर आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है। वेंचुरी मीटर क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जैसे आपके घरों में, जैसे मान लिया सप्लाई का पानी आ रहा है, तो वो उसमें एक वेंचुरी मीटर लगा होता है, जो क्या करता है कि दिन भर में आप कितना पानी यूज कर रहे हैं, अगर आप पानी का मीटर, जिसको पानी का सिंपली मीटर बोलते हैं, उसमें वेंचुरी मीटर ही लगा होता है कि दिन भर में कितना पानी आप यूज कर रहे हैं, वो किससे मेजर करते हैं, वेंचुरी मीटर से। वो वेंचुरी मीटर न्यूटन के थर्ड लॉ पे नहीं काम करता, बल्कि बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक। बर्नौली थे, बर्नौली न्यूटन के टाइम में ही थे, दो भाई थे, जोहान बर्नौली, योहान बर्नौली, उसमें योहान बर्नौली के नाम से ये बर्नौली प्रिंसिपल है, ठीक। तो दो चीजें हैं, आर्चरी और स्पेस रॉकेट क्या करती है, यूज करती है किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी, ठीक। अब तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको, ठीक। यहाँ आंसर क्या है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। आर्चरी में पीछे बताया आपको, वही थर्ड लॉ का यूज करता है। स्पेस रॉकेट में थर्ड लॉ का यूज होता है। वेंचुरी मीटर में क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है। बर्नौलीज थ्योरम सिंपली क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट जानने देते हैं, उसका मेन क्रक्स क्या है, वो ये कहता है कि किसी लिक्विड में, लिक्विड या फ्लूइड में, लिक्विड मेनली फ्लूइड, फ्लूइड किसको कहते हैं, फ्लूइड गैस और लिक्विड दोनों को कहते हैं, गैस और लिक्विड दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को। अगर बात मैं कह रहा हूँ फ्लूइड, तो इसका मतलब मैं हो सकता है गैस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो जो बर्नौली थ्योरम है वो फ्लूइड पर अप्लाई होता है, और वो ये कहता है कि किसी फ्लूइड में जिस एरिया पे, जिस जगह पे, जिस रीजन में अगर प्रेशर ज्यादा होगा, उस जगह वेलोसिटी क्या, अगर प्रेशर हाई है तो उस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, लो होगी। और अगर वेलोसिटी हाई है किसी रीजन में, वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उस जगह पे लो हो जाएगा, ठीक। अक्सर क्या होता है कि छतों पे जैसे आंधी वांधी आई तो पता चला टंकी का ढक्कन उड़ गया, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये टंकी है और यहाँ पे ये ढक्कन लगा हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत हाई वेलोसिटी की हवा बह रही है, हाई वेलोसिटी की हवा बह रही है, तो यहाँ प्रेशर, जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टंकी के ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो नीचे का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ढक्कन क्या हो जाता है, उड़ जाता है। टीन के शेड वगैरह उड़ जाते हैं, तो ये सब किसका इफेक्ट है, बर्नौली थ्योरम का, ठीक। तो ना ये रॉकेट में अप्लाई होता है, ना ही ये स्ट्रिंग जो आर्चरी में यूज होता है। तो आर्चरी में थर्ड लॉ सिर्फ और सिर्फ दो में अप्लाई होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको वेंचुरी मीटर का, ये एक उसका फ्लो डायग्राम है, और ये इसका रियल डायग्राम है, ये दिख रहा है ना, वेंचुरी मीटर ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, आगे विड्थ होती है, बीच में ये पतला होता है, और फिर यहाँ ये क्या होता है, मोटा होता है। ये मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर, ये थिकनेस इसकी वैरी कर रही है, यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा है, फिर यहाँ कम हो गई, यहाँ थिकनेस ज़्यादा हो गई। अब यहाँ क्या होता है, जहाँ थिकनेस ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ क्या हो गया, उसी तरीके से जहाँ पे वेलोसिटी कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके एक सिंपल से फॉर्मूले से वेंचुरी मीटर क्या निकाल लेता है, क्यू। क्यू मतलब होता है फ्लो ऑफ रेट ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ रेट ऑफ लिक्विड। अब वेंचुरी मीटर भी आपको पता चल गया कि वेंचुरी मीटर क्या मेजर करता है, किसी द्रव के, किसी फ्लूइड के फ्लो का, बहाव का मापन करता है, ठीक। उसी तरीके से ये रॉकेट है, ठीक। रॉकेट क्या कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पर काम करता है, ठीक। गैस क्या कर रही है, जो ये एग्जॉस्ट निकल रहा है पीछे को निकल रहा है, और गैस क्या और रॉकेट क्या हो रहा है, आगे को बढ़ रहा है। तो ये किस पर बेस्ड है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। न्यूटन के अभी दो, बाकी दो नियम देखते हैं, ठीक। कौन सा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, स्पीड को प्रॉपरली डिफाइन किया था, किसने, गैलीलियो गैलीलियाई ने, ठीक। न्यूटन ने तो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने तो कई जितने सारे काम किए कि आप सोच नहीं सकते। उसमें से एक काम था लॉज ऑफ मोशन, एक काम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अच्छा, जो एग्जैक्ट डिफिनीशन थी वेलोसिटी की, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी न्यूटन ने ही दी थी, पर पहली बार डिफाइन किया था स्पीड को या वेलोसिटी को, किसने डिफाइन किया था, गैलीलियो गैलीलियाई ने, ठीक। तो गैलीलियो गैलीलियाई कहाँ के साइंटिस्ट थे, इटली के, ये कहाँ के, इंग्लैंड के। उसी तरीके से केपलर भी इंग्लैंड के, तो टॉलमी पुराने टाइम में, बहुत एंशियंट टाइम में थे। इन्होंने कहा था कि यही जो मेन प्रोपोनेंट है जियोसेंट्रिक यूनिवर्स के, ये जियोसेंट्रिक यूनिवर्स, जियोसेंट्रिक मतलब यूनिवर्स मतलब इनका मानना था कि यूनिवर्स के केंद्र में धरती है और कोई नहीं है, ठीक। बाद में ये तो गलत हो गया ना, हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, किसने दिया था, हेलियोसेंट्रिक मॉडल,
कॉपरनिकस का नाम सुना होगा ना आपने। हालांकि उनसे पहले 1000 साल पहले किसने, आर्यभट्ट ने बता दिया था। लेकिन प्रॉपर चूंकि वेस्ट की स्टडी हम करते हैं तो हम किसको मान के चलते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल का जनक कौन है, कॉपरनिकस है। और कॉपरनिकस की थ्योरी से केपलर ने बिल्ड किया, केपलर ने प्लानिटरी लॉज, केपलर ने क्या बिल्ड किया कि प्लैनेट के मोशन को डिसाइड किया, प्लैनेट कैसे मूव करते हैं इसके ऊपर एक लॉ बनाया। और केपलर के ही लॉ से न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशन का जो न्यूटन की ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है या जो थियरी है वो किसके बेस पे थी, केपलर के बेस पे। तो यानी देख रहे हैं, गैलीलियो से शुरू हुआ, कॉपरनिकस से शुरू हुआ, फिर हम केपलर पर आए, और केपलर से हम कहाँ पर चले गए, आइजैक न्यूटन पर। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, लेकिन डिफाइंड स्पीड को किसने किया, गैलीलियो ने किया। टॉल्मी ने क्या बताया है कि धरती के ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, धरती। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और सेंट्रिक मतलब केंद्र में, तो धरती के ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, धरती है। तो ये बाद में गलत हो गया। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में क्या है, सूरज है ना। ब्रह्मांड का केंद्र तो कुछ है ही नहीं, सूरज। सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, सन। इसलिए हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक। हेलियो जो है ग्रीक शब्द है किसके लिए, सन के लिए। हेलियोस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर सन, याद रखना। कहीं पूछते हेलियो कहीं लग जाए तो इसका मतलब सन की बात हो रही है। जैसे हेलियो स्फीयर होता है, हेलियो स्फीयर, तो स्फीयर मतलब गोला और हेलियो मतलब सन, तो सन के किसी गोले की किसी पार्ट की बात हो रही है। जैसे कोई मिशन आ जाए हेलियोस करके, मान लिया नासा ने किसी मिशन का नाम दिया हेलियोस या हेलियोस रिलेटेड, तो आपको आइडिया लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, सन के बारे में। ठीक, तो ये आंसर दिया, ये आपको ये जो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी पॉज करके लिख के भी दिया है, ताकि आपको कुछ मेरे साथ लिखते हुए ना चलना पड़े। मेरे साथ आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन प्रॉपर एक टेबल कॉपी चेयर लेकर बैठेंगे तो वीडियो खत्म होते ही चीजें याद हो जाएंगी, ओके। वरना अगर लेकर नहीं बैठेंगे, सुनते भी रहेंगे, तो आपको फायदा है, ठीक। आखिरी 20 दिन 200 घंटे में हमको मैक्सिमम निकाल लेना। अगर 200 घंटे में कह रहा हूँ पर डे, 10 दिन 10 घंटे पढ़ने के लिए, उसमें से आप 100 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो बहुत चांसेस है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे। 200 घंटे भी नहीं, 100 घंटे भी पढ़ लिया आपने, वीडियो लेक्चर देख लिए, तो कहानी खत्म है, ठीक। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब थोड़ा सा आते हैं, फोर्स आ गया ना, तो अब आते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक। इसके 3 है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये सब लिखा हुआ है लेकिन मैं लिख दूंगा तो साथ में थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है, फोर्स का लॉ है, फोर्स के बारे में बात हो रही है। और थर्ड लॉ में क्या है, एक्शन रिएक्शन, ठीक। ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ आपने कहीं ना कहीं तो सुन रखा होगा कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। अगर मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है या रेस्ट कर रहा है, और कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सारा खेल किसके बारे में बात हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, यहाँ दिख रहा है आपको, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो करता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स, अब सुनने में तो लगता होगा बड़ी आसान सी बात, लेकिन पूरा पूरा फिजिक्स इसी एक सिंपल स्टेटमेंट डिपेंड है, जो 2000 साल से हो जा 2000 साल लग गया इतनी सिंपल सी बात जानने में, ठीक। तो ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी मास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। वो ये चाहता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन ना बदले, स्टेट ऑफ मोशन, उसके गति की अवस्था ना बदले। तो गति की कितनी अवस्था होती है, दो, एक तो गति खुद ही और एक विराम, यानी कि मोशन खुद और एक विराम। तो ना वो मोशन को बदलने देना चाहता है ना रेस्ट को, ना विराम को। विराम में है अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा, और मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। और क्यों नहीं आना चाहेगा, क्योंकि हर मास के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, और मास की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, ये याद रखना। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, ठीक। अगर कोई भी मास, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इनर्शिया होगी, प्रोटॉन के अंदर भी इनर्शिया है, एटम के अंदर भी इनर्शिया, मॉलिक्यूल के अंदर भी इनर्शिया है, मॉलिक्यूल से बने कंपाउंड के अंदर भी इनर्शिया है, कंपाउंड से बने प्रोटीन के अंदर भी इनर्शिया है, प्रोटीन से बने सेल के अंदर भी इनर्शिया है, सेल में डीएनए के अंदर, और पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, इनर्शिया, ठीक। हर चीज के अंदर इनर्शिया, सिवाय किसके, मासलेस ऑब्जेक्ट। जैसे फोटोन, फोटोन का कोई मास नहीं होता, इसलिए फोटोन में इनर्शिया नहीं होती है। तो इनर्शिया किस चीज की प्रॉपर्टी है, मास की। अब चूंकि फोटोन का मास नहीं होता है तो इनर्शिया का, फोटोन में इनर्शिया भी नहीं होगी। तो फोटोन पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते, ये हम बाद में देखेंगे। जब हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि अच्छा नहीं अप्लाई होता, क्यों, क्योंकि मास ही नहीं है। तो न्यूटन का सारा किस पे बेस्ड है, मास पे बेस्ड है, ठीक। दूसरा वाला भी फोर्स भी अभी हम देखेंगे कि मास पे बेस्ड है। फिर पूछ रहा है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक। तो जरा सा ये देख लेते हैं, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी दिखा दिए यहाँ तो आंसर दे दिया, मास एंड एक्सेलरेशन कैसे है ये देख लेते हैं। न्यूटन का जो सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो आपको पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स,
इज कॉल्ड फोर्स। हिंदी में क्या मतलब है कि मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर को, रेट को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी कि हम फोर्स लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन डी टी। ये मैथ्स जिनको नहीं पता है बस हल्का सा ध्यान दे, फोर्स जो होता है डीपी बाई डी टी होता है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम स्मॉल पी से लिखते हैं, होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ पी की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू वी। ध्यान से देखिए, बस देखते रहिए, पी की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू वी। यहाँ पे भी क्या लिखा है, पी। अब डीपी बाई डी टी से डरना नहीं है, डी बाई डी टी से डरना नहीं, बस थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ी देर संयम में रहती है। ठीक, पी की जगह हमने क्या रख दिया, एम डॉट वी, और नीचे जो डी टी है पी की जगह हमने क्या रख दिया, एम डॉट डी। अब देखिए, चूंकि किसी ऑब्जेक्ट का मास तो बदलता है नहीं, मास नहीं बदलता, किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलता, इसीलिए इसको हम बाहर कर लेते हैं। इस डिफरेंशिएशन साइन से क्या, इसको, इस साइन को बोलते हैं डी बाई डी टी को बोलते हैं साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अवकलन का साइन है। ठीक, अवकलन सिर्फ उन्हीं चीजों का हो सकता है, परिवर्तन। अवकलन का सिंपल सा मतलब होता है चेंज, सरल भाषा में समझे तो चेंज। तो चेंज किसका हो सकता है, जो चेंज हो रहा हो, मास चेंज नहीं होता, तो इसीलिए हम उसको अवकलन के साइन से बाहर निकाल लेते हैं, या डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर निकाल लेते हैं। वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना, आप अपनी कार को 60 किलोमीटर की स्पीड से भगाइए, 70 की भगाइए, 40 से भगाइए, रोक दीजिए, लेकिन कार अगर 40 कुंटल की, तो चलाते वक्त भी वो 40 कुंटल की थी, रुके वक्त भी वो 40 कुंटल की, तो कार का वेग तो नहीं बदल रहा है ना। तो इसीलिए कार क्या है, कांस्टेंट है, हमने सिर्फ वी को रखा। तो अब क्या हो गया हमारे पास, डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी जो है, डीवी बाई डी टी क्या होता है, आपको बताया, ये डी बाई डी टी क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है। तो डीवी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। डीवी बाई डी टी का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते क्या है, वेग परिवर्तन की दर को ही तो हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर हम फाइनल एक्सेलरेशन, यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन में से शुरुआती एक्सेलरेशन घटा दें, इनिशियल एक्सेलरेशन, और उस घटाने को कितनी तेजी से घटा, यानी कि उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फाइनल एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। अगर दोनों को घटा दें और टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को अगर हम v2 से लिख दें और इनिशियल वेलोसिटी को v1 से लिख दें और यहाँ पे क्या कर दें, टाइम, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। v2 माइनस वी वन को हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया डेल्टा, अंतर को हम गणित में डेल्टा से लिखते हैं। तो यहाँ होगा v2 माइनस वी वन की जगह हमने क्या रख दिया, डेल्टा वी, और टी के नीचे हमने टी रख दिया। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक, यही एक्सेलरेशन डेल वी बाई डेल टी को हम लिमिटिंग केस में, एक खास केस में, हम डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी भी। और डीवी बाई डी टी को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, ए से। तो यहाँ एफ बराबर एम डीवी बाई डी टी लिखा हुआ है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए। तो एफ की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई, एम इंटू ए। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोर्स जो है किसका प्रोडक्ट है, तो फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अब इतना इसलिए बताया कि अगला, अगर ये वो पूछ सकता है तो अगला भी पूछ सकता है। अगला ऑप्शन क्या दे देगा कि फोर्स इज, केवल इतना, व्हाट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फोर्स। इसमें ये सब दिया रहेगा, बीच में हल्का सा ये भी डाल देगा कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको बताया ना, न्यूटन के सेकंड लॉ की डिफिनीशन ही यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक सेकंड, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ धीरे से ऑप्शन डाल के, अब एम इंटू ए तो होता ही है, एम ए होता है, लेकिन डीपी बाई डी टी भी होता है फोर्स की डिफिनीशन। ठीक है, डीपी बाई डी टी भी होता है, कहीं जगह मिलती है। एक सेकंड, थोड़ा सा इरेज करते हैं, मान लिया ये इरेज करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, फोर्स की दो डिफिनीशन है, एफ बराबर एम ए और एफ बराबर डी पी बाई डी टी। ये दो आपको याद रखना है। ठीक, ये न्यूटन का दूसरा नियम है, ये दिख रहा है, एफ इक्वल टू एम बाई एम क्रॉस ए एंड एफ इक्वल टू डी पी बाई। ठीक, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन, पीछे आपको बताया। देखिए, एक्सेलरेशन हमने, अच्छा जो मिटा दिया वही काम का था। ठीक, एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला, पीछे आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो क्या होता है, एक्सेलरेशन की परिभाषा में लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर। अब किसी चीज की परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज का दर निकालने के लिए हमको उसको किससे डिवाइड करना पड़ता है, टाइम से। तो टाइम से तो हमको डिवाइड करना है, और परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि आखिरी में क्या थी उसकी वैल्यू, तो मान लिया आखिरी वैल्यू उसकी वी एफ थी फाइनल, और शुरू में क्या वैल्यू थी, वी आई थी। तो वी एफ माइनस वी आई को और टी से डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमको चीज मिलेगी वही क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में वी एफ की जगह वी लिख दिया और वी आई की जगह यू लिख दिया है। ठीक, वी आई की जगह यू लिख दिया, तो ये दिख रहा है ना, ए इक्वल टू, ये फाइनल वाला वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको समय से डिवाइड कर दिया गया, यही तो लिखा हुआ है, यही तो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है।
तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर इसी को यहाँ ले आ दें, ए को टी से गुणा कर दें, पक्षांतर करना जानते हैं ना, ए को टी से गुणा कर दें और वी माइनस यू लिख दें, या इसको फिर से पक्षांतर करें, ट्रांसपोजिशन करना जानते हैं ना, वी इक्वल टू, अब हो जाएगा u प्लस ए टी। यही पहला लीनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रेखा पर चल रहा है, लीनियर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। मोशन दो तरीके, वो दिख नहीं रहा क्या आप, दिख रहा है ना, दिख रहा था, आई होप, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक कर, अब दिख रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लीनियर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है ये, लीनियर मोशन का ये पहला समीकरण है। ओके, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू वी माइनस यू टी, यहाँ टी को इधर ले गए तो वी बराबर यू टी हो गया। उसी तरीके से एक दूसरा है, एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चली गई दूरी है, चली गई क्या है, दूरी है। उसी तरीके से तीसरा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तीन आपको, दो दो ये और एक ये याद रखना, ठीक। वी बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ए क्या है, एक्सेलरेशन, ए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। एफ क्या है, स्पीड है। वी, वी क्या है, वी जहां ऐसे मैं लिख रहा हूं ऐसे, ये वी है और ये यू है। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। एस क्या है, फिर यहाँ दूरी है। यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यू इनिशियल। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन। टी क्या है, कितनी देर वो एक्सेलरेशन हुआ। अब ज्यादा देर आप एक्सेलरोमीटर, जो एक्सेलरेटर होता है आपकी कार में या जो बाइक में एक्सेलरेटर होता है, जितना देर आएंगे, जितना देर दबाएंगे, बाइक उतनी तेज तो भगेगी, तो यहाँ टाइम भी मैटर करता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन का ये मेन फॉर्मूला। ओके, अकॉर्डिंग टू, पांचवा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, पीछे बताया ना। तो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर निर्भर कर रहा है, यानी किसके बढ़ने से वो बढ़ रहा है और किस चीज के बढ़ने से वो घट रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की। किसमें बात कर रहा है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, क्या होता है, एफ बराबर एम ए या एफ बराबर डी पी बाई डी टी। लेकिन चूंकि यहाँ ए की बात कर रहा है तो इसलिए हम इस वाले फॉर्म का यूज करेंगे। न्यूटन के लॉ के दो फॉर्म है, इसमें हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि हमको इसका यूज करना चाहिए, तो इसका यूज करते हैं। अब देखिए ये समीकरण क्या कह रहा है, अगर हम एफ बराबर है किसके, एम और ए के गुणनफल के बराबर है, तो अगर हम एफ को बढ़ा दें, एफ को बढ़ा दें, और एम तो बढ़ नहीं सकता ना, एम बढ़ सकता है, घट नहीं, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो ये अगर बढ़ गया इस साइड, अगर ये बायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ गया, तो दायां साइड भी बढ़ना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। और एम बढ़ नहीं सकता तो किसको बढ़ना पड़ेगा, ए को बढ़ना पड़ेगा। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो ये बराबरी का चिन्ह जस्टिफाई हो पाएगा। तो अगर एफ बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा। अगर एफ घट रहा है तो मास तो घट नहीं सकता, तो बराबरी होने के लिए ए को भी क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि एफ किसके प्रोपोर्शनल है, ए के। या ए किसके, एक्चुअली ए प्रोपोर्शनल है, ए किसके प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा बल यानी जितना पावरफुल इंजन रहेगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। जितना साइकिल में उतना बढ़िया एक्सेलरेशन नहीं होता जितना मोटरसाइकिल में होता है, मोटरसाइकिल से बढ़िया एक्सेलरेशन कार में होता है, और बढ़िया मोटरसाइकिल है तो उसमें और एक्सेलरेशन, रॉकेट में और हैवी एक्सेलरेशन होता है। क्यों, क्योंकि इंजन, यानी इंजन क्या करता है, बल लगाता है। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में जो होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, बी आंसर है, ठीक। ये ज्यादातर चीजें समझाने वाली, तो इसके लिए कुछ लिखा नहीं है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वॉशिंग मशीन का, रिवर्स ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डायलिसिस है। आपने डायलिसिस वगैरह सुना होगा ना, डायलिसिस होता है हॉस्पिटल में। और डिफ्यूजन भी आपने जब सेल वगैरह पढ़ा होगा तो, या अगर जैसे आप अगरबत्ती जलाया या परफ्यूम लगाया आपने, तो आप सबको महकने लगता है, पूरे कमरे में परफ्यूम महकने लगता है। क्यों महकने लगता है, डिफ्यूजन होता है। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक एक फैलने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे, रिवर्स ऑस्मोसिस आप जानते हैं, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, आरओ जो घरों में होता है ना पानी। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। अच्छा, सबको एक एक बारी से देखते हैं, पहले आंसर ही देख लेते हैं। आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन, आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से लगता है, ठीक। ये क्या करता है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि पानी डाला, यहाँ रोटेट कर रहा है, यहाँ कपड़ा डाला, कपड़े डाले और पानी डाले, तो कपड़ा भारी होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, भारी चीजों को किनारे रख देता है, और पानी और जो डस्ट है कपड़े से निकल के, और जो सर्फ का पाउडर है वो सब हल्के होते हैं, तो यहाँ किनारे इकट्ठा, बीच में इकट्ठा हो जाते हैं। कपड़ा भारी होता है, किनारे आ जाता है, और डस्ट क्या हो जाती है, बीच में आ जाती है।
और बीच में यहाँ होल होता है, उससे गंदगी कपड़ा गंदगी और जो सर्फ है और पानी है वो सब बह जाता है, और बीच में साफ कपड़ा, किनारे पर साफ कपड़ा जो है वो हो जाता है। वो किस वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये एक स्यूडो फोर्स है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, रोटेशन की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। स्यूडो फोर्स वो फोर्स होता है जो लगता फोर्स जैसा है, स्यूडो मतलब नकली, आभासी, आभासी, आभासी बल होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। वास्तविकता में बस हमें महसूस होता है, या जो चीज रोटेट कर रही है उसको फील होता है उस फोर्स का, एक्चुअली में उस फोर्स का कोई सोर्स नहीं है। तो वो फोर्स जो बिना किसी सोर्स के दिखाई दे रहा है वो स्यूडो फोर्स है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना, एक और फोर्स होता है, एक और फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रियल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है? रियल फोर्स है, वास्तविक कोई इसको लगाता है, रियल में कोई होता है जो फोर्स लगाता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है रियल में नहीं होता। सेंट्रीपिटल, ये पूरा दिख नहीं रहा है, ये जो है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पे ये काम करता है। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। यहाँ आपके लिए सारा नोट बना रखा है, ये एक्सप्लेनेशन है जो बताया क्या है। इन वॉशिंग मशीन क्लॉथ्स आर रोटेटेड एट हाई स्पीड इन द ड्रम, उस ड्रम के अंदर रोटेट होते हैं। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाटर या जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है इज फोर्स्ड आउट थ्रू द होल्स ऑफ द ड्रम, ड्रम के जो होल लगा हुआ है उसके लिए फोर्स करके बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस सेपरेट्स वाटर फ्रॉम क्लोथ एंड ऑल्सो हेल्प रिमूव डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल को क्या कर देता है? रिमूव कर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यहाँ डिफिनीशन दे दी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन किस बात पे डिपेंड करता है? सेंट्रीफ्यूगेशन किस फोर्स पे डिपेंड करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए हम किसकी डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एपरेंट फोर्स है, देखिए एपरेंट फोर्स है, होता नहीं है, बस एपरेंट होता है, अपीयर होता है। दैट सीम्स टू पुश अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ व्हेन इट इज इन रोटेशनल मोशन। सर्कुलर पाथ में क्या करता है? सेंटर से दूर फेंकने की कोशिश करता है। तो कपड़ा क्या होता है? ये बीच में सेंटर है तो कपड़ा किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है, और बीच जो हल्के चीजें हैं वो क्या आ जाती हैं? बीच में आ जाती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फिक्टिटियस फोर्स, ये फिक्टिटियस या जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, फिक्शन जानते हैं ना, आभास, उस सेंस में, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल फोर्स बट अराइजेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। किसी रोटेटिंग फ्रेम में, किसी रोटेटिंग जगह, फ्रेम का पता होता है जगह, लोकेशन, उस लोकेशन के के रोटेट होने की वजह से क्या होता है? ये जनरेट होता है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन डेली लाइफ, जैसे वॉशिंग मशीन में पूछ लिया तो कहीं और से भी पूछ सकता है। जैसे पहला एग्जाम्पल तो वही है, क्लॉथ ड्राइंग इन वॉशिंग मशीन। मड फ्लाइंग ऑफ रोटेटिंग बाइसिकल व्हील, जब बाइसिकल रोटेट करता है तो उससे क्या होता है? मड पीछे की तरफ होता है ना, तो इसीलिए मड गार्ड लगा होता है आपके बाइक के पीछे। तो वो मड उड़ता क्यों है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, एक आभासी बल पहिए के घूमने के कारण काम करता है, जिससे कीचड़ क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए मड गार्ड लगा होता है। पैसेंजर फीलिंग पुश्ड आउटवर्ड इन शार्प रनिंग व्हीकल, क्या होता है? अगर ये सड़क है, इस पे कोई रोड ऐसे है, सीधे जा रहे हैं और अचानक से आपको टर्न करना पड़ा, सीधे जा रहे हैं और टर्न करना पड़ा, तो आपको इधर टर्न किया आपने तो एक फोर्स आपको उधर अपीयर होगा। तो एक्चुअली आप देखेंगे कि फोर्स लगा कौन रहा है, तो जब कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर फोर्स लगाने वाला एजेंट तो दिख नहीं रहा आपको, कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपको दिख नहीं रही जो फोर्स लगा रही है, तो इसका मतलब वो जो फोर्स लग रहा है कैसा है? फिक्टिटियस है। ओके, तो इसीलिए वो कैसा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला एग्जांपल क्या है? क्रीम सेपरेशन फ्रॉम मिल्क इन सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो माठा बनाने वाली मशीन होती है या मक्खन बनाने वाली, उसमें देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक डंडा होता है उसको घुमाते हैं। ये मटकी में ऐसे मटकी होती है, इसी में एक डंडा डाल के ऐसे घुमाते हैं इसको, तो क्या होता है कि जो भारी होता है वो किनारे किनारे आ जाता है, बीच में जो पानी है वो जाता है। तो ये जो भारी वाला होता है क्या होता है? मक्खन होता है। ओके, तो यानी कि इन तीन चार जगहों पे क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेली लाइफ में दिखाई देता है। उसी तरीके से ऑस्मोसिस आप जानते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस जानना है तो आपको पहले ऑस्मोसिस जानना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है कि नेचुरल इवेंट होता है, इसमें क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई लिक्विड फ्लो करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मान लिया यहाँ पानी है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ चीनी है, तो पानी इधर की से इधर बहने लगेगा, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इधर मान लिया इधर पानी था, ठीक, और इधर चीनी था और थोड़ा बहुत पानी भी था, ठीक, पानी को दूसरे कर देते हैं, एक सेकंड, इधर थोड़ा बहुत पानी भी था, इधर बहुत ज़्यादा पानी है, इधर सिर्फ पानी ही पानी है, तो नेचुरली क्या होगा कि पानी इधर से इधर फ्लो करेगा। लेकिन आरओ में क्या होगा कि हम एक मेम्ब्रेन लगा देंगे, ऐसे एक मेम्ब्रेन लगा देंगे तो पानी इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। तो आप समझिए, अब आरओ आरओ का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लिया इधर तो पानी है बहुत ज़्यादा, इधर पानी भी है और पानी में कुछ खराब चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे ये मान लिया कोई गंदगी मिली हुई है, तो क्या करेगा? ये जो पानी है इधर फ्लो कर जाएगा और सिर्फ गंदगी इधर बच जाएगी, तो इससे क्या होगा? आरओ से क्या हो जाता है? पानी साफ हो जाता है। वाटर प्यूरिफायर इसी तरीके से काम करता है, यही बताया। एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ यूज होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में डिसैलिनेशन प्लांट होता है, नमक, इसी तरीके से हम नमक से भी पानी को अलग कर सकते हैं। रिमूविंग सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम सी वाटर एंड हार्ड वाटर, हार्ड वाटर या सी वाटर से हम क्या रिमूव कर देते हैं?
इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम या आरओ प्यूरीफायर जो होता है होम पर, उसमें यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे जूस को कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो पानी इधर मंगा लेंगे तो इधर सिर्फ जूस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच जाएंगे, तो जूस क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल में हमको प्योर वाटर चाहिए होता है ना, एकदम साफ पानी, तो उसमें भी आरओ का यूज होता है। डायलिसिस डायलिसिस में क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, खून में जो यूरिया वगैरह होता है, सॉल्ट होते हैं यूरिया और जो सॉल्ट होते हैं उनको खून से निकालना होता है, जब किडनी यही काम करती है। लेकिन जब किसी की किडनी शट डाउन कर जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, डायलिसिस। एक मशीन होता है जो डायलिसिस करता है। ठीक, वो किस प्रोसेस पे काम करता है, ओस्मोसिस पे ही काम करता है। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के प्रोसेस पर डायलिसिस का मशीन काम करता है। ठीक? प्रिंसिपल क्या है, डायलिसिस किस सिद्धांत पे काम करता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर डिफ्यूज थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन लगा रहता है, इससे जो है डिफ्यूजन शुरू होता है, यानी कि इधर से इधर मूव करते हैं क्या, लिक्विड्स। डिफ्यूजन लिक्विड में होता है, सॉलिड में भी होता है, याद रखना। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन या ब्लड सेल्स जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि सॉल्ट और यूरिया, वो पास कर जाते हैं। और पास कर जाते हैं तो बॉडी से इसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। सिर्फ क्या बच जाता है, ब्लड में जो प्रोटीन है, जो ब्लड सेल्स हैं वही बच जाती हैं। किडनी भी यही करती है, प्रोटीन और सेल्स को रोक लेती है, ब्लड सेल्स को, बाकी सबको क्या कर देती है, यूरिया जो एक्सेस सॉल्ट है उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जैसे ही आपने परफ्यूम लगाया, स्प्रे किया, यहाँ पर स्प्रे किया, अपने आप यहाँ पे पहुंच गया, कोई फोर्स तो नहीं लगाना पड़ा ना, स्पॉन्टेनियस, अपने आप पहुंच जाना, तुरंत पहुंच जाना। ये प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन का होता है। एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो जो स्प्रे किया आपने परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप जो है एक जगह से दूसरी जगह स्पॉन्टेनियसली पहुंच जा रहे हैं। रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि जितने मॉलिक्यूल परफ्यूम के डिब्बी के पास में उतने ही दूर में ना हो जाए, यानी कि सब तरफ क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब तक परफ्यूम महकता रहेगा। इट अकर्स ड्यू टू, अब ये क्यों होता है ये रहने देते हैं, रैंडम मोशन होता है। डिफ्यूजन के की फीचर्स क्या है, मूवमेंट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जिधर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा उधर मूव करेगा। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। रेट ऑफ, अब डिफ्यूजन कितना फास्ट होगा, कितना ज़्यादा परफ्यूम है, अगर बहुत भरा हुआ परफ्यूम है तो थोड़ा सा भी स्प्रे करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। टेम्परेचर अगर हाई है तो ज़्यादा तेज से फैलेगा। ठीक, अगर मीडियम ऑफ डिफ्यूजन क्या है, अगर गैस है तो गैस ज़्यादा तेज डिफ्यूज होती है किससे, लिक्विड से, और लिक्विड ज़्यादा किससे तेज डिफ्यूज होते हैं, सॉलिड से। तो डिफ्यूजन सॉलिड में, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन इन डेली लाइफ, स्मेल ऑफ परफ्यूम बताया ही। इंक जो है स्प्रेड करती है पानी में, आपने पानी की एक बोतल में एक बूंद इंक डाला तो सब जगह क्या हो जाएगी, बराबरी से फैल जाएगी। जो हमारे लंग में रेस्पिरेशन होता है वो भी किससे होता है, डिफ्यूजन की वजह से। क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्व्यूलाई, लंग में एल्व्यूलाई नाम के ऑर्गन ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑर्गन ही बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, वो ब्लड में ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक, और प्लांट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो प्लांट O2 छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वो कैसे होता है, डिफ्यूजन से ही होता है। स्टोमेटा में डिफ्यूजन होता है। स्टोमेटा जानते हैं ना, ओपनिंग, जो सेल की ओपनिंग होती है ऐसे, स्टोमेटा। अब इसमें क्या होता है कि O2 ये बाहर निकालते हैं और CO2 अंदर लेते हैं। ठीक, और किस प्रोसेस से लेते हैं, डिफ्यूजन। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो कह रहा है मोमेंटम, mv, मोमेंटम आपको बताया ना, mv, और किसका रेशियो पूछ रहा है, वेलोसिटी का, तो v, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो। तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा, मास। ये तो पूछ रहा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, पीछे बताया। और और किसका रेशियो, और किसका पूछ रहा है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, v से, तो v कट जाएगा, क्या बचेगा, m, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी पे मेंटेन रखता है उसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स, जैसे मान लिया आप कोई कार, जो खिलौने वाली कार होती है उसको आप, ये खिलौने वाली कार है, ठीक है, उसका पहिया, इसको आपने धक्का दिया और कुछ देर बाद यहाँ तक गई, फिर यहाँ आके रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि ये फोर्स तो नहीं है, इसको आगे बढ़ाने वाला जो फोर्स था वो खत्म हो गया, तो ये इसलिए यहाँ तक आके वो रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि इसके इस मोशन को, ये मोशन किधर को कर रहा था, अब इधर को, लेकिन एक बल इधर लग रहा था, कौन सा बल था, वो फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा था, मोशन का अपोज कर रहा था, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा था। तो एक बल चूंकि इधर ऑलरेडी लग रहा था, एक बल इधर इसके अपोज में लग रहा था, इसीलिए ये फोर्स हटाने के बाद से, चूंकि अपोज में एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट रुक गई। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर कैंसिल करना है तो सपोज करते हैं फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल करने के लिए आपको इधर भी ये फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज करते हैं वो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो अगर हम 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है ऑब्जेक्ट पर और हम 2 न्यूटन का एग्जैक्ट फोर्स लगा दें
तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट मतलब होता है टोटल, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो 2 न्यूटन अगर इधर पॉजिटिव मान ले हैं तो 2 न्यूटन इधर को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 2 न्यूटन से 2 न्यूटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अगर 2 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन का इधर लग रहा है और हम 2 न्यूटन का इधर भी फोर्स लगा दें इस फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए, तो ओवरऑल इस बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो इसका मतलब 0 फोर्स लगते हुए भी ये बॉडी मोशन करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल हो गया। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि बिना फोर्स के भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है। तो वो फोर्स को क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स है ये। बॉल बियरिंग यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, अब देखिए फ्रिक्शन तीन तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अभी बता रहा हूं क्या है, और रोलिंग फ्रिक्शन। कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे जब रखा हुआ है तो अभी भी फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब रुके हुए ऑब्जेक्ट पर कोई फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ऑब्जेक्ट अब मूव करने लगा, ऑब्जेक्ट क्या होने लगा, मूव करने लगा, तो यहाँ अब फिर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोल रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसल रहा है तो क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर इसी में पहिया लगा दें हम, तो पहिए और जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे आसान होता है। आप देखते होंगे किसी चीज को बस जब ढकेलने वाले होते हैं तो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा दम लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार चलना शुरू कर दिया तो उतना दम नहीं लगाना पड़ता, समझ रहे हैं। जब बस ढके अभी चलना शुरू हुआ है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे एक बार चलना शुरू कर दिया, अभी ये चलना नहीं है, अभी चलना शुरू नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे एक बार चलना शुरू कर दिया तो आपको बल उतना नहीं लगाना पड़ता। लेकिन उसकी जगह अब हम पहिया लगा दें तो और कम बल लगाना पड़ेगा। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। तो हम कोशिश करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दें, या तो स्लाइडिंग में कन्वर्ट कर दें, या ज्यादा आसान रहेगा हम रोलिंग में कन्वर्ट कर दें। तो बॉल बियरिंग्स क्या होती हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें, बॉल बियरिंग्स होती है ना, ऐसे यहाँ बीच बीच में बॉल भर दी जाती है। तो अब जो इस सरफेस के, इस बॉल के सरफेस और इसके बीच में जो ये बॉल है ना, और यहाँ ये सरफेस है, ये बॉल है, ये सरफेस है, ये बॉल है, ये सरफेस है, यहाँ भी सरफेस है। अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने क्या किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोलिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है। ठीक, हमको हमेशा फ्रिक्शन घटाना होता है ना, जब मोशन कराना हो तो फ्रिक्शन घटाना होता है ताकि मोशन आसान हो जाए। यहाँ आंसर दिया हुआ है, यहाँ जो बताया उसको आपका डिफिनीशन है। द गोल कीपर इन फुटबॉल पुशेज हिज हैंड बैकवर्ड, कह रहा है अ गोल कीपर इन फुटबॉल पुशेज हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल, दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू, कह रहा है कि कोई गोल कीपर है या कोई क्रिकेटर है, आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब बॉल को कैच करने जाते हैं तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, यही पूछ रहा है क्यों ले जाते हैं, ताकि हम डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को घटा सकें। क्यों, क्योंकि एफ, मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये जितना कम होगा डीपी बाई डी टी, ये रेट जितना कम होगा फोर्स भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स कम होगा तो हाथ पे चोट भी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक, देखिए दोनों डिफिनेशन पता होनी चाहिए फोर्स की, एफ बराबर एम ए, और ये दूसरी वाली भी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स किसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कीप द बॉडी इन द मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलाए रखने के लिए फोर्स जरूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मान लिया आप यहाँ पे आपकी उंगली है और एक धागे से बांध के एक किसी पत्थर को घुमा रहे हैं, तो ये धागे पे तनाव फील होता है ना, आपकी उंगली पर भी आपको दबाव फील होता है। तो वो क्यों फील होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मूव कराना, और सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए हमको कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कंफ्यूज मत होइएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स से कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, रियल फोर्स है, लेकिन ये कैसा फोर्स है, फिक्टिशियस या स्यूडो फोर्स है। ओके, स्यूडो है, नकली, सेंट्रीपिटल क्या है, रियल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन इन्वॉल्व इन फ्रिक्शनल फोर्स, जब फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है तो यानी कि मोशन हो रहा होगा, मोशन नहीं भी हो रहा होगा, लेकिन हम केस डील कर रहे हैं फ्रिक्शन मोशन का। ठीक, तो सपोज करते हैं ये गुटका है या कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे सरफेस पे मूव कर रहा है, तो देखेंगे बहुत देर तक आप मूव कराएंगे तो मूव करने में कौन सी एनर्जी आती है, जब मोशन होता है तो कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो जितना देर आप मूव कराएंगे तो फिर आप इस सरफेस को टच करके देखेंगे तो थोड़ी सी आपको हीट फील होगी, क्या फील होगी, हीट। तो ये क्यों फील होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, और जो मोशन हो रहा है मोशन की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। अब साउंड का तो कहीं है ही नहीं, साउंड तो निकल नहीं रही, केमिकल कोई हो नहीं रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे ना, तो इसलिए क्या सही होगा, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब बस मूविंग स्ट्रेट टेक शार्प राइट, राइट टर्न, एक बस जो सीधी जा रही है और अचानक से राइट मुड़ जाती है, एक बस है जो सीधी सीधी ऐसे जा रही है। ठीक, बस है, एक सेकंड,
बस सीधी जा रही थी ऐसे और अचानक से इधर मुड़ गई। तो पूछ रहा है पैसेंजर क्या होंगे, राइट साइड में मुड़ जाएंगे, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे गिर जाएंगे, बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपने फील किया होगा कि बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, क्यों? क्योंकि बस इधर जा रही है और अचानक से वो, जैसे आप बस की सीट पे बैठे हैं, ठीक, ये आप हैं, ये आप तशरीफ अपनी रख के यहाँ से बैठे हुए हैं, ठीक, तो आपका ये जो, आपका जो ये बॉटम पार्ट है वो क्या है, बस के कांटेक्ट में है। तो बस जैसे ही ऐसे मुड़ी, बस ऐसे मुड़ी, तो ये तो कांटेक्ट में था, तो ये तो बस के साथ मुड़ गया, लेकिन जो पूरा शरीर था बाकी का वो बस के कांटेक्ट में नहीं था। तो ये क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा, इधर जाने के मोशन को अपोज करेगा। तो उसको अपोज करने के लिए बॉडी किधर मूव करेगी, आपको बताया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होती है, इनर्शिया होती है। तो वो केवल मोशन का ही अपोज नहीं करती बल्कि मोशन के डायरेक्शन का भी अपोज करती है। अगर नॉर्थ में जा रही है तो नॉर्थ में जाना चाहेगी, ईस्ट में जा रही है तो ईस्ट में जाएगी, वेस्ट में जाना चाह रही है वेस्ट में, साउथ में जाना चाह रही है साउथ में। तो अगर वो ऐसे सीधे जा रही है और आपने अचानक से इधर मोड़ दिया तो वो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी, कि जो पार्ट बॉडी के कांटेक्ट में वो तो उसके साथ मुड़ जाएगा, लेकिन जो कांटेक्ट में नहीं है वो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो बस अगर राइट में मुड़ी है तो पैसेंजर का बॉडी किधर मूव कर जाएगा, लेफ्ट में, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। दो तरीके की होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, एक तो मोशन का है, मतलब मोशन कर रहा है तो रुकेगा नहीं, रुका है तो मोशन नहीं करेगा। उसके अलावा इनर्शिया होती है डायरेक्शन की, इनर्शिया ऑफ मोशन, तीन तीन इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन होती है मतलब ऑब्जेक्ट अपना मोशन नहीं चेंज कर रहा है, करना चाहता है, अगर मोशन कर रहा है तो रुकना नहीं चाहता, रेस्ट में है तो मोशन नहीं करना चाहता, और अपना डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता। ये तीन टाइप की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर लेफ्ट में है तो राइट में मुड़ जाएगा, राइट में है तो लेफ्ट में मुड़ जाएगा। ओके, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे मूव कर रहा है और ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, ठीक, ऐसे लगातार मूव कर रहा है, ओके, ठीक। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा चीज कांस्टेंट रहती है, कौन सी चीज जो है कांस्टेंट रहती है, आपको बताना। उसकी वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है जब मोशन होती है, जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, स्पीड भले कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड भले कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सपोज करते पार्टिकल यहाँ पर था तो वेलोसिटी किधर थी, इधर थी, लेकिन चूंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है ना, तो अब वेलोसिटी किधर आ गई, इधर आ गई। तो भले वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या है, वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड है इसका स्पीड, मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। तो वेलोसिटी भी लगातार क्या होगी, बदलेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी भी लगातार बदलेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी का जब यहाँ पर है, यहाँ पर तो वेलोसिटी इधर है, जब यहाँ पर है तो वेलोसिटी इधर है, जब यहाँ है तो वेलोसिटी इधर है, जब यहाँ है तो वेलोसिटी इधर है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन, जब वेलोस अब आपको बताया ना एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी लगातार बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, लगातार बदलेगा, ठीक। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और वो अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है, फोर्स, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन की। तो अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो इसका मतलब जरूर फोर्स भी क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो ये भी नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो एक्सेलरेशन को कौन बदलता है, फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स खुद भी बदल रहा होगा तभी तो इसको बदल रहा है, फोर्स खुद चेंज हो रहा है तभी तो एक्सेलरेशन को चेंज कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर, उसकी वेलोसिटी, स्पीड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर, हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ऐसे दो डंडी खींच के लिखते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड होता है, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, आंसर इज डी। ओके, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था। तो ऑब्वियसली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब, दो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, दो थ्योरी है, एक स्पेशल है, स्पेशल, और एक जनरल है, एक जनरल है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दिया और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में दिया, ठीक। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कभी देखेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक। और जनरल रिलेटिविटी नॉन इनर्शियल के लिए भी है और इनर्शियल के लिए भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेशल रिलेटिविटी में ओवरऑल फिजिक्स की बात की जाती है, ओवरऑल फिजिक्स, ठीक। इसमें बात की जाती है ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन की, ठीक। जनरल रिलेटिविटी ने क्या किया कि न्यूटन की रिलेटिविटी को इंप्रूव किया, न्यूटन की रिलेटिविटी को इंप्रूव किया, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने।
आइजैक न्यूटन ने तो ग्रेविटी का डिफिनेशन दिया, स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन दिया। किस चीज को दिया? हॉकिंग रेडिएशन, इसलिए जाने जाते हैं। मारी क्यूरी ने क्या की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं की थी, प्रॉपर स्टडी की थी। एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किया था? बेक्यूरेल, आपको बताया है। इफ फोर्स इन न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, वर्क डन विल बी एक्सप्रेस्ड इन जूल्स। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक। वर्क डन क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स क्या, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन को अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। और न्यूटन खुद क्या होता है? न्यूटन जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे ये कहाँ से हो गया? न्यूटन शॉर्ट फॉर्म है। न्यूटन जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? न्यूटन। ओके, तो यहाँ अब यहाँ देखिए, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं? ये रियल यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक मीटर तो पहले से है, तो एक मीटर हो गया। तो जूल जो होता है, जैसे न्यूटन शॉर्ट फॉर्म है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वैसे ही जूल जो फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, ठीक। और ये किसकी यूनिट है? वर्क की। किसकी यूनिट है? वर्क की। तो ये जूल हो गया, ठीक। वॉट, वॉट होता है ना, ये होती है पावर की यूनिट। पावर की यूनिट, कितना कितना वर्क आप कितने टाइम में किए हो, इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एसआई यूनिट पीछे बताया, इसको एसआई यूनिट ही बोलते हैं। न्यूटन भी क्या है? एसआई यूनिट ही है। ओके, ये अच्छा 17 क्वेश्चन है एसआई। 17 क्वेश्चन थे टोटल लेक्चर नंबर 3 के। ओके, फॉर कंप्लीट लेक्चर, फॉर कंप्लीट एक एक सब्जेक्ट का जाइए कहाँ पर? सिलेक्ट सिविल्स में गूगल प्ले पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। 749 रुपये, 15 दिन 150 घंटे, कहानी खत्म। 20 दिन 200 घंटे, कहानी खत्म। 200 घंटे आपको पढ़ने, एट मैक्स 200 घंटे, और प्रिलिम्स निकल गया आपका, ठीक। ओके, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।